हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में और 10वां के इकोनॉमिक्स के बुक के साथ में हैं, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम लोग आज इस वीडियो का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो देखें, इसके तरह इनके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, जिसकी उनकी परिवार के सदस्य की आवश्यकता पूरी हो सके। कल हम समझाए थे अर्थव्यवस्था क्या, उसमें समझाते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। सभी लोग अब किसी न किसी काम से, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कहीं स्कूल कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कृषि कर रहा है, किसी न किसी तरीके से कोई न कोई हर एक व्यक्ति अपने आप को कर रहा है, काम कर रहा है, क्रियाशील में लिप्त किए हुए। इसके उसमें परिवार के सदस्य, किस लिए कि अपने परिवार के सदस्यों को हर एक चीज़ की आपूर्ति किया जा सके, आवश्यकताओं जो चीज़ की आवश्यकता है उस आवश्यकताओं पर खरा उतर सके और उस आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। और हमारी वे सभी क्रियाएं जिसके लिए हम आय प्राप्त करते हैं आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन कहेगा अर्थव्यवस्था क्या है या आर्थिक क्या है, आर्थिक क्या है। तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिसके लिए हमें आय प्राप्त होता है, जो हर एक काम जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, उस काम को ही आर्थिक क्रिया कहलाती है या अर्थव्यवस्था कहलाता है। कौन क्रिया, आर्थिक क्रिया कहलाती है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। अर्थव्यवस्था जो है ऐसा एक ढांचा या कह सकते हैं साँचा है, इसके अंतर्गत से बहुत सारी क्रियाएं होती है, अलग अलग प्रकार के क्रियाएं किए जाते हैं। किसके द्वारा, इसके द्वारा, अर्थव्यवस्था के द्वारा। जैसे कृषि उद्योग, कृषि किसके अंतर्गत आ जाएगा, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। उद्योग मतलब कौन चीज, खाना बना, उद्योग, व्यापार जिसको कहते हैं, व्यापार भी क्या आ जाएगा, उद्योग भी आ जाएगा। जो भी कारखाने हैं, व्यापार जो चीज़ खरीदना बेचना व्यापार के अंतर्गत आएगा। बनाना उद्योग कहलाता है। बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि, इस सब किसके क्रियाएं हैं, अर्थव्यवस्था। कौन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। आपको अंदर समझ पैदा हो रहा होगा धीरे धीरे कि अर्थव्यवस्था क्या है, जिसके बारे में आप समझ रहे होंगे। ये आर्थिक क्रियाएं एक और तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का संपादित करती है। अगर देखा जाए तो ये आर्थिक क्रियाएं हैं जो अलग अलग प्रकार से क्या करती है, वह अपने वस्तुओं को सेवाएं प्रदान करती है। अपनी वस्तुओं के माध्यम से लोगों, पब्लिकों के कह सकते हैं, लोगों तक क्या पहुँचाती है, सेवा पहुँचाती है। कौची पहुंचाती है, सेवा। तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। और देखा जाए तो दूसरी ओर क्या करती है, लोगों के पास रोजगार के कौन सर अवसर कौन दान करती है, प्रदान करती है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सके। यही कारण है कि वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, किसके अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार क्या कर सकते हैं, संतुष्टि हेतु उत्पादन, वस्तुओं को उत्पादन कर सके और सेवा कर सके। जैसे मैं भी एक क्या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता हूँ, आपको क्या करना, पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, सेवा क्षेत्र के अंदर। मैं भी एक प्रकार का क्या आर्थिक अर्जन करने का प्रयास से क्या कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, करने का मतलब पढ़ा रहा हूँ, ये क्या सेवा कहलाएगा। तो पढ़ाना, टीचर भी एक कौन से अंतर्गत आते हैं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था को दो प्रमुख संपादित करती है। यही कारण है, इसी प्रकार से प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कितने कारक होते हैं, दो संपूर्ण कारक होते हैं। दूसरा में लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन करते हैं। कौन दान, उत्पादन। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा उत्पादन क्या है, तो लोगों के आवश्यकताओं को संतुष्टि यानी पूरा करने की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को क्या करना, वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। यानी कि हम अलग प्रकार के क्या कह सकते हैं, जैसे आपको क्या चीज़ की भी जरूरत है, पढ़ाई के, इकोनॉमिक्स के, हम क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एक उत्पादन हम कर रहे हैं। उत्पादन करके इसका आप क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, यानी इसका उपयोग कर रहे हैं। मैं इसका सेवा दे रहा हूँ, आप इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, उत्पादन कहलाएगा। तो हम उत्पादन कर रहे हैं, आप जिससे आप सेवा प्राप्त कर रहे हैं। लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। इससे भी क्या होता है, लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान होते हैं। जैसे मतलब सर नहीं समझ में आया, समझाने का प्रयास कीजिए। हम कहें कि आप हम क्या किए, एक दुकान खोजे, दुकान में क्या, कपड़ा का दुकान खोले, किसका, कपड़ा, किसका दुकान खोले जी, कपड़ा का दुकान खोले। अभी कपड़ा का दुकान खोले तो जो जनता जो होंगे क्या कर आएंगे,
कपड़ा को खरीदने के लिए आएंगे। तो ये क्या है, इसकी कब किसकी आवश्यकता इसको पड़े, कपड़ा पड़ेगी तभी तो कपड़ा खरीदने के लिए जाएंगे। तो आएंगे कपड़ा खरीदेंगे, तो क्या करें, मैं उत्पादन किया, कपड़ा उत्पादन कोई और किया, इसको लाकर मैं इसे व्यापार के रूप में किसको क्या किया, बेचा, व्यवसाय के रूप में खरीदा, क्योंकि इसको भी जरूरत था, हमको भी बेचने की जरूरत था, इसको भी बेचने की जरूरत था, क्योंकि कंपनी बना रहा था कपड़ा को। तो तीनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हुआ, तो ये क्या होगा, गया। अब इससे क्या होगा, अब इससे रोजगार पैदा हुआ। जैसे सोचिए खरीदा, इससे रोजगार पैदा हुआ, ये खरीदने आया, अगर नहीं खरीदना आता, नहीं कपड़ा, यही नहीं खाली कहने का, एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई खरीदने नहीं जाएगा, दुकान कितना दिन तक खोल के रखेगा, नहीं खोलेगा, बंद कर देगा, इसमें जो काम करने वाले लोग भी बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे क्या कंपनी भी बंद हो जाएगा। यानी कि अगर खरीद रहा है तो ज़्यादा मात्रा में लोग खरीदने के लिए आ जाएंगे, तो अधिक वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, तो अधिक लोग की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो इस पर कुछ रोजगार पैदा होगा, लोग इसमें काम करेंगे। अब यहाँ पर ज़्यादा बिकने लगेगा तो कंपनी से भी तो ज़्यादा कपड़ा आने लगेगा, तो कंपनी में भी तो ज़्यादा काम करने का आवश्यक पड़ेगा। जब कंपनी में भी ज़्यादा काम करने का आवश्यक पड़ेगा तो इसमें भी कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो लोगों काम करने लगेंगे, और लोग काम करने लगे तो क्या चीज़ का उत्पन्न होगा, रोजगार का उत्पन्न होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, यानी कि एक दूसरे से सारा इंटरलिंक होता है करा। कुछ अर्थशास्त्री ने अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। अरे अलग अलग अर्थशास्त्री के द्वारा अलग अलग प्रकार के अर्थव्यवस्था का परिभाषा दिया हुआ। लीजिए, जो जिसका था तुम्हें इंतजार वो घड़ी आ गई। किसका इंतजार था सर, अर्थव्यवस्था का परिभाषा के, अर्थव्यवस्था किसका कहते, लीजिए आ गया अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा। सबसे पहला अर्थशास्त्री क्या है, आर्थर लेविस। कौन, लेविस, आर्थर लेविस। ये क्या थे, अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्सियस थे। इनके अनुसार क्या है, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, इनके अनुसार किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। करा, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, ये जो होता है अर्थव्यवस्था जो होता है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। कौन व्यवहार, संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधन को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यानी कि हमारे जरूरत का वस्तुओं का बनाना, हम उसको उपयोग कराना ही क्या कहलाएगा, ये जो संसाधन होगा, इस संसाधन को ही क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था। किसके अनुसार ही बोला गया, आर्थर लेविस के अनुसार। फिर और एक आए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री, उनका नाम था ब्राउन। कौची, ब्राउन। इनके द्वारा अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यानी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स इज द सिस्टम ऑफ द अर्निंग लिविंगहुड। अर्थव्यवस्था क्या है, जिंदगी जीने के लिए कमाना ही क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था कहलाएगा। इनके अनुसार, ब्राउन के अनुसार। फिर दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं के एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग काज करके अपनी आजीविका चलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा क्रिया है जिस प्रणाली से हम लोग काम करके अपना जीवन को चला सके, वो क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था कहलाएगा। उसी प्रकार से इसको संक्षिप्त छोटा रूप में कहा जाए, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था क्या है, समाज में जो काम हो रहे हैं उस सभी काम को जोड़ देगा, वही क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था कहलाएगा। इस प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है। अगर देखा जाए तो बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग समझेंगे तो क्या होगा, बिहार के जो भी लोग हैं, यहाँ के बिहारियों जो हैं, बिहार निवासियों हैं, उनकी जो भी काम करें उन पर डिपेंड करता है उनका अर्थव्यवस्था कैसा है, जिसके आधार पर बिहार वासियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। एक कारण कि इसी अर्थव्यवस्था के अनुसार किया जा सकता है। तो इससे आपको एक शब्द समझ में आया होगा कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या दें, तो अपने आजीविका को चलाने के लिए जो भी काम करेंगे वो अर्थव्यवस्था कहलाएगा। एक लाइन में आप इसी भी परिभाषा लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है और आ रहा है तो बटन को, इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको ख़राब लग सकता है तो आप आराम से दूसरे चैनल पर जाके आराम से यहाँ से जा भी सकते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना की ढांचा, कौन सा ढांचा, कौन व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की कौन सी संरचना का ढांचा।
कह रहा अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था की संरचना का क्या है, मतलब है विभिन्न उत्पादन, कौन उत्पादन, विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। कौन जन से है, विभाजन से है। चूंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं अथवा गतिविधियों संपादित की जाती है। यही कारण है कि यदि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक, कौन थिक, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं, कौन आओ क्रियाओं तथा गतिविधियों को संपादित किया जाता है। कौन विधियों, गतिविधियों, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि इन क्रियाओं में मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा गया है। कह रहा अर्थव्यवस्था की संरचना का ढांचा क्या है, तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब हुआ कि इसे विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है कि संरचना क्या है। इसको कौन कौन क्षेत्रों में बांटा गया है, तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, सारा में काम आएगा ये 3 क्षेत्र। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, जिसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। कौन सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, कौन क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा क्या कहलाता है, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। कौन सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र। तीसरा है तृतीय क्षेत्र, या इसी को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। तृतीय सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, इसी को तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। तो आपको इस तरीक़ा से क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। आगे हम लोग चलते हैं, देखेंगे इसको स्ट्रक्चर के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। सभी अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को भी 3 भागों में बांटा जाता है। अगर देखा जाए जितने भी अर्थव्यवस्था है उस सभी अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारतीय संरचना को कै भागों में बांटा गया, भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना की एक चार्ट द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है, और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको एक चार्ट के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। जैसे हेडिंग में देख रहे होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कॉनोमी, इकोनॉमी, कॉन्डियन, इंडियन, कॉन्चर, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, जिसके बारे में लोग समझते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राथमिक क्षेत्र, कौन क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा स्थान पर है द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा स्थान पर है तृतीय क्षेत्र। तो बोल सर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत फर्स्ट सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। तो प्रथम क्षेत्र के अंतर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन। कौन पालन, मछली पालन। क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं, कौन कौन से, तो क्या आते हैं, कृषि, पशुपालन, वन और मछली पालन। यानी कृषि से उत्पादन की ये सारा चीज़ क्या कहलाएगा, प्रथम श्रेणी। पशुपालन, वन, मछली, उसी प्रकार हम लोग सभी के बारे में हम लोग बढ़िया से विश्लेषण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले आगे हम चलते हैं, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहला उद्योग, दूसरा निर्माण, तीसरा गैस एवं बिजली उत्पादन। कौन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और उद्योग के भी इसमें कई भागों में बांटा गया है, 2-3 भागों में। पहला लघु, कुटीर, लघु, मध्य और बड़े उद्योग। कई भागों में बांटा गया उद्योग को, 4 बड़े भागों में बांटा गया। सबसे पहले कुटीर उद्योग, फिर लघु उद्योग, फिर मध्य उद्योग, उस बड़े उद्योग, यानी कि सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एगो सबसे बड़ा उद्योग। उद्योग को क्या भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तृतीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया, बैंक किसके अंतर्गत आएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। परिवहन किसके अंतर्गत आएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। संचार जिसके माध्यम से आप अभी पढ़ रहे हैं, कौन क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। व्यापार तृतीय क्षेत्र, और अन्य सेवाएं और बहुत सारे सेवाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग समझते हैं, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। प्रथम क्षेत्र, कौन क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का क्या कहते हैं, परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं। कौन यास, प्रयास। चलते हैं, देखते हैं। करा प्राथमिक क्षेत्र क्या है, प्राइमरी सेक्टर, जिसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसका परिभाषा क्या, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। पहला जानते हैं को ध्यान देने योग्य बात, कौन बात,
जैसे आपको द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को और सेवा क्षेत्र कहा जाता है, उसी प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी कृषि उद्योग होते हैं, जितने भी कृषि से काम होते हैं, सब किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बोल जैसे सर इसके अंतर्गत, जैसे पशु कृषि, खेती का काम कहाँ करेगा? कृषि के अंतर्गत आएगा। पशुपालन भी किसके अंतर्गत आते हैं? कृषि के अंतर्गत आते हैं। मछली पालन भी किसके अंतर्गत आते हैं? कृषि के अंतर्गत आते हैं। जंगल में वस्तुओं से प्राप्त किए गए व्यवसाय, जो भी जंगल में कोई भी वस्तु प्राप्त होते हैं, लकड़ी हो या जंगल में फल फूल, जो भी प्रकार के जंगल में जितने प्रकार से मधुमक्खी, मध उध होता है, सारा जो व्यवसाय होता है, व्यापार होता है, वो जंगल वाले वस्तुओं को सब क्या, बूटी हो गया, जड़ी बूटी हो गया, और बहुत सारे व्यवसाय जंगल से होते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान देने योग्य बात, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, प्राथमिक क्षेत्र कौन क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र में किसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि से होने वाले क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, या कह सकते हैं कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? कृषि। क्योंकि इससे क्या, क्यों बोला गया कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में सभी एग्जाम्पल जो है, यानी कि सभी जो आने वाला चीज़ है कृषि कृषि के माध्यम से ही आता है, इसलिए इसे बोला गया है कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला देखेंगे, कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात का नंबर 2 नंबर, कौन क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र। कौन सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर। देखते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन क्षेत्र? औद्योगिक। ध्यान देने योग्य बात, क्वेश्चन पूछेगा द्वितीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन देने योग्य बात हो गया? ध्यान देने योग्य बात हो गया। इसके अंतर्गत खनिज, खनिज व्यवसाय, यानी जो भी पेड़ जो खन के निकलेगा, जो जमीन से निकलेगा, सब क्या कहलाएगा? खनिज व्यवसाय कहलाएगा। निर्माण का, जो भी नया नया वस्तु बनाया जाएगा, कपड़ा वपड़ा कुछ कहलाएगा, निर्माण कार्य, यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो बन कर आएगा तो कौन क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? जो बनेगा द्वितीय क्षेत्र। जैसे कुरकुरे का निर्माण किए, लेज का, चिप्स का, मोबाइल का, कॉपी का, किताब का, ये सब क्या कहलाएगा? निर्माण उद्योग। निर्माण किया जाता है, लेकिन इसको बनाने के लिए कहाँ से? किताब कॉपी बनाने के लिए कृषि का मदद लेना पड़ेगा, पेड़ पौधों की मदद लेना। पेड़ पौधे कहाँ किसके अंतर्गत आते हैं? कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं प्रथम क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र ज़्यादा अलग नहीं है, एक दूसरे के समाकलीन है। उपयोगी वस्तुएं जैसे गैस और बिजली आदि उत्पादन किए जाते हैं, ये सारे चीज़ उत्पादन किए जाते हैं। तो कौन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो गैस और बिजली द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्या? तृतीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र? तृतीय क्षेत्र। समझते हैं तृतीय क्षेत्र क्या? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को कौन सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। तो क्वेश्चन पूछेगा, सेवा क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। या कह सकता है तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत क्या क्या होगा? जितने भी आएंगे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, बैंक आएगा, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि सारे चीज़ आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के क्रियाओं के सहायता से प्रदान किया जाता है। यानी कि तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के सहायता से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। यानी कि दोनों का सेवा प्रदान करना। जैसे बिजली का बैंक है, बैंक का हमको सेवा देता है, बीमा का हम लोग सेवा, परिवहन जैसे मोटर जा रहा है, ये देखिए बस, आवाज़ सुने, बस जा रहा है। अब बस जा रहा है तो क्या हो रहा है? ये बस तो अपना है ही नहीं, पब्लिक क्या करेगा? चढ़ेगा और उसके लिए उसका किराया देगा, चल जाएगा, सेवा दे रहा। अगर उसको बैठावे का मन नहीं रहेगा तो जाइएगा, कहेगा नहीं, बीच में ले जाकर उतार देगा, तब तो वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सेवा आपका दे रहा है। तो आप बदतमीजी करके कभी भी किसी भी गाड़ी वाला से बदतमीजी करके नहीं बोलिएगा, क्योंकि आपको आपके लिए ही वो सदैव तत्पर है, यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आपके लिए वह कार्य करता है। राष्ट्रीय आय में इन तीनों क्षेत्र के योगदान को एक तालिका के द्वारा समझाया जा सकता है। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आय में इन तीनों क्षेत्र को किसके द्वारा? एक तालिका के द्वारा समझाया जा सकता है, यानी कि बताया जा सकता है। एक तालिका हम देखते हैं क्या चाहिए, तालिका। अर्थव्यवस्था की एवं इसके विकास का इतिहास देखते हैं क्या है। तालिका 1.1 में राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कितना है? प्राथमिक क्षेत्र 63.1 1991 में था, फिर 1901 में था, 1947 में कितना 58.7, फिर 2007 में कितना 22 आ गया। द्वितीय क्षेत्र 17 था 91 1901 में, फिर द्वितीय क्षेत्र में 2007 में 47 में कितना था 14.3%, 2007 में कितना था 22.
22.0%। तृतीय क्षेत्र में क्या था, 1901 में देखा जाए तो 23.7 था, 1947 में 27.0 और 2007 में 56 पॉइंट। जोड़ने के बाद देखिए लगभग 100 आ रहा है सब। तो लगभग क्या है, सब समान ही है, कम इसका कभी घटते रहता है, कभी क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है। कह रहा इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि आज़ादी के समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58% था, जो घटकर अब केवल 5% रह गया। प्राथमिक क्षेत्र कितना था, आज़ादी के समय 58 पॉइंट था, अब घट के कई परसेंट हो गया। अभी वर्तमान में देखा जाए 2007 के डाटा के हिसाब से 27% हो गया। ये देखा जाए तो कितना हो गया, 27% हो गया, घटकर 22% रह गया। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 1947 में 14.5 था, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 1947 में 14 पॉइंट कितना था, 3 था। यह बढ़कर, यह अब बढ़कर 22 पॉइंट हो गया। कितना हो गया, 22 पॉइंट हो गया। इस 58 से घट के 2007 में 22 हो गया, ये 14 से बढ़ के क्या हो गया, 22 हो गया। यानी प्राथमिक क्षेत्र में कमी आई है और द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र का योगदान 1947 में 27 था, जो बढ़कर 56% हो गया। और तृतीय क्षेत्र में देखा 1947 में 27% था, लेकिन अब बढ़ के कितना परसेंट हो गया, 56% हो गया है। इसका अर्थ यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनात्मक विकास के क्रम में भारत क्रमशः समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। इसका यह अर्थ हुआ कि धीरे धीरे भारत जो आज़ादी के बाद है, जो प्रथम द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में बढ़ते जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता जा रहा है, घटते जा रहा है। और प्राथमिक क्षेत्र क्या, कृषि क्षेत्र कहलाता है, यानी कि अब लोग काम कृषि पर कम महत्व काम करते हैं और अन्य कामों पर, अन्य चीज़ों पर या अन्य कामों पर अधिक से अधिक काम करना पसंद करते हैं। करा के अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है जिसके बारे में देखते हैं। आज विश्व में निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो पूरे विश्व में मात्र 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। कौन कौन अर्थव्यवस्था है, जो तीनों प्रकार के अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नाम ही से पता चल रहा है कि इसमें पूंजी ज़्यादा लगेगा, इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के संसाधन में स्वामी निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसके उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। करा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसमें जो जितना भी जो भी उत्पादन होता है, जब संसाधन होता है, सब किसी निजी यानी कि प्राइवेट कंपनियों के द्वारा होता है, प्राइवेट आदमी के पास रहता है। इसके पास जो इसका क्या होता है, उसका लाभ भी क्या होता है, उसी को लाभ होगा, पूरे सभी को लाभ नहीं होगा। जैसे मेरा कंपनी है, मान लो मैं कंपनी को खोला, उस कंपनी का सब जितना भी लाभ होगा क्या होगा, लाभ हमको लाभ होगा, तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, सभी को लाभ होगा थोड़ी नहीं। लेकिन अगर देखा जाए सरकार कंपनी खोलता है, उसका लाभ होता है, तो पूरे भारत को लाभ होगा, क्योंकि सरकार क्या है, पूरे भारत के लिए एक है। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में कौन वादी अर्थव्यवस्था चलता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है। उसी प्रकार से दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, कौन वादी, समाजवादी। करा समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों को समामित एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। चीन, क्यूबा और आदि देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। विगत वर्ष में भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के कारण सामाजिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा है। बोल सर नहीं समझ में आया, आप तो पढ़ दिए, हमको समझाने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। हम लीजिए, आप समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। मैं आपको समझाने का प्रयास करता। करा सामाजिक अर्थव्यवस्था क्या है जिसके बारे में समझते हैं। समाजवादी, कौनवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, कौन व्यवस्था जी, अर्थव्यवस्था। करा समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है जिसके बारे में समझते हैं। यह वह अर्थव्यवस्था जिसके स्वामित्व, जो संचार होता है, जो देश के जो काम करेगा वो क्या होगा, जो सरकार के पास होगा। किसके पास होगा, सरकार के पास। इसमें जनता, सरकार के पास होगा। इसमें जनता का कोई भागीदारी नहीं होगा। जनता चाह कर इसमें कोई तब्दीली या कह सकते बदलाव नहीं कर सकता है। इसमें क्या होगा, समाज के कल्याण के लिए। किसके कल्याण, समाज के, बोलेगा क्या, समाज के हम क्या करना चाहते हैं, कल्याण के लिए काम किया जाता है। जैसे कौन कौन से देश, चीन में कैसा अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था है। क्यूबा में कैसा अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसमें क्या होता है, सरकार बार बार इलेक्शन नहीं होता है। इसमें एक बार सरकार बन गया, वो सीधे कहेगा कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, और वो सही करे गलत करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलेगा समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे चीन और क्यूबा में ऐसा ही अर्थव्यवस्था चल जाता है। इसमें ना तो इलेक्शन होते हैं, राजतंत्र है, ना तो लोकतंत्र कह सकते हैं। पूर्ण रूप से राजतंत्र मतलब कुछ राजा के लिए नहीं है, और लोकतंत्र के नहीं, लोगों के लिए नहीं कहने का मतलब यह। इस प्रकार के समाज अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, सामाजिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है।
यहाँ पर सिर्फ अपने लोग जीतेंगे, इसमें इलेक्शन तो होगा नहीं, तो जीतेंगे कोई है नहीं। हमेशा एक ही राजा बनते रहेगा, यानी कि एक ही राष्ट्रपति रहेगा, एक ही प्रधानमंत्री रहेगा, क्योंकि इसमें इलेक्शन होते नहीं है। अपने में इलेक्शन करके अपने ही जिता दिया जाता है। अब बोला जाता है कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका था क्या पार्ट 2। हम लोग और वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए आप रहने देते हैं। पार्ट 3 हम लोग कल करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें भारत एक कैसे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, युवा आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।